Okay, first of all, a little delay happened because my net was not working. So I hope that we will not face any disturbance during our class, hopefully. Acha. So very good evening to all of you. So here we are with our new topic for today, which is completion of sentence. Okay, completion of sentence एक ऐसा topic है जो कि CDS में पहली बार पूछा गया था. And then this topic also was asked in NDA exam. ठीक है? NDA में भी last paper में, if you guys have taken that paper, you already know that in NDA last paper itself, उस पेपर में कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस टॉपिक से क्वेश्चन आता ना. ये बहुत बड़ा चीज नहीं है. इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक ऑल्सो टू सॉल्व. इसमें क्या होता है, आपको एक सेंटेंस का पार्ट दिया जाता है क्वेश्चन में, और अकॉर्डिंग टू व्हाट द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से, ग्रामेटिकली करेक्ट और वोकैबुलरी वे में भी करेक्ट, आपको कॉन्टेक्चुअली स्पीकिंग आपको करेक्ट सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस को चूज करना पड़ता है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो जैसे मैंने कहा, कुछ क्वेश्चन होते हैं ग्रामर बेस्ड होता है जिसमें आपको ग्रामेटिकली करेक्ट पार्ट को चूज करना होता है. कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें आपको करेक्ट वर्ड वाले पार्ट को चूज करना पड़ता है. ग्रामर एंड वोकैबुलरी अगेन आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंग्लिश में कहीं पे भी आप जाओ, ये दो चीज आपको जरूर मिलेगा, है ना. तो इन दोनों चीज के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए. इफ यू हैव द नॉलेज यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, right? Now, in this class, before we start with the practice session for today, let me show you the live class schedule for today. Today is 24th of February, और सुबह 9 बजे और 10 बजे हमारे डेली डिफेंस अपडेट्स और करंट अफेयर्स की क्लास हो चुकी है. एनडीए के लिए देर आर करंटली 4 क्लासेस रनिंग. 10 बजे मैथ्स की क्लास हुआ, मैथ्स का क्लास हुआ था विच वाज टेकन बाय नवज्योति सर. 11:30 बजे जीके का क्लास हुआ था बाय रूबी मैम. 1 बजे केमिस्ट्री की क्लास हुई थी बाय शिवांगी मैम, और अभी मेरे साथ आपका लास्ट क्लास है इंग्लिश का. सिमिलरली सीडीएस के बारे में भी अगर आप देखोगे, सीडीएस में भी हम 3 क्लासेस करवा रहे हैं. पहला है 11:30 बजे जीके की क्लास जो कि रूबी मैम की थी. 1 बजे जनरल साइंसेस का क्लास था शिवांगी मैम की, और मेरे साथ अभी आपका लास्ट क्लास इंग्लिश का. ठीक है, ओके. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, डायरेक्शन पढ़ लीजिए फटाफट से, एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. यू हैव टू सी द क्वेश्चन एंड आंसर इन द चैट. ठीक है, ओके. So following items are one part of the sentence followed by 4 alternatives. You have to choose the correct alternative and complete the sentence. Let's start. First question. The sparrow took, क्या होगा? बता. A. Notice took no notice of the bread. Okay. Mohan and Rudrani are saying A. ठीक है. Answer is A. Very good. So when you take no notice or when you take notice, that means you pay attention to something. Okay. तो उसको हम कहते हैं take notice of समथिंग. ठीक है, तो जो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं नोटिस के बाद वो है ऑफ. ओके, चलो नेक्स्ट. एप्लीकेशंस ऑफ दोस. ये बहुत इजी है. एब्सोल्युटली डी होगा राइट आंसर. हु आर ग्रेजुएट्स विल बी कंसिडर्ड. सो मोहन इज राइट. नेक्स्ट. After the heavy rains last week, the water in the lake raised another 2 feet. यहाँ पे आंसर ए होगा. ठीक है, डी नहीं होगा. रोज अनदर 2 feet. नो, व्हाट इज द डिफरेंस? नाउ रेस एंड राइस का डिफरेंस समझते हैं. रोज इज पास्ट फॉर राइस, है ना, ये हमें पता है. हाँ, तो रेज और राइस का मतलब क्या? राइस अगर खुद उठता है, रेज अगर कोई उठाता है. ओके, अब यहाँ पे पानी जो है लेक का वो खुद उठा, तो इसीलिए रोज होगा. अगर हम कहते कि रेन ने उठाया था, हेवी रेन्स डैश द वाटर इन द लेक, ऐसा होता. ओके, तब हम क्या बोलते? रेज्ड द वाटर इन द लेक. तो हमें क्या समझ आता कि जो हेवी रेन है उसने पानी को उठाया. ठीक है, उठाने का मतलब है रेस, उठना का मतलब है राइस. क्लियर? इसीलिए ए होगा राइट आंसर. चलो नेक्स्ट.
ये फिल इन द ब्लैंक वगैरह में भी आता है ना. When describing the accident, he was. सी. एट द वर्ज ऑफ टीयर्स. मुझे पता था आप लोग सी आंसर करोगे, बट अनफॉर्चुनेटली आंसर सी नहीं, डी है. इन टीयर्स. इन टीयर्स मतलब was crying, है ना, he was crying. Now why not at the verge of tears? verge of tears मतलब रोने वाला था. सही है, गलत नहीं है. गलत है यूज ऑफ प्रेपोजिशन इन इट. यहां पे हम एट नहीं ऑन यूज करते हैं. इफ somebody is on the verge of tears, that means he or she is going to cry. तो ये भी सही होता, लेकिन प्रेपोजिशन एट यूज हुआ है, बस इसी वजह से सी हमारा आंसर नहीं होगा. इस केस में हम डी चूज करेंगे. ही वॉज इन टीयर्स. इन टीयर्स का मतलब है रोना. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, माई सिस्टर डिड द पेंटिंग. क्या होगा? B. Rudrani is saying that they were looking at. Any other answers? Every option is wrong. नहीं. whom हम इंसानों के लिए यूज करते हैं, what तो यूज करेंगे ही नहीं. यहाँ पे दो आंसर्स हो सकते हैं. यस, वेरी गुड रुद्रानी. एक हो सकता है दैट, दूसरा हो सकता है विच. दोनों ही हम नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज करते हैं. क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ कौन सा यूज करना है, दैट यूज करना है या विच यूज करना है. तो हमें यहाँ पे विच यूज करना है. ऐसा क्यों है? दैट हम यूज करते हैं when we are talking about one out of many. That is used when we are talking about one out of many. Okay, for example, the bird that lives in the sky, okay, that lives in the sky comes to our house. ठीक है, तो इसका मतलब है बहुत सारे बर्ड्स आते हैं हमारे घर में. सॉरी, दैट लिव्स इन द बुश. वेरी सॉरी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ द बर्ड. ठीक है, दैट लिव्स इन द बुश कम्स टू आवर हाउस. यहाँ पे हम दैट क्यों यूज किए? क्योंकि बहुत सारे पंछी आते हैं हमारे घर में, लेकिन जो पंछी बुश में रहता है उसके बारे में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं. तो इस केस में हम दैट यूज करेंगे. और विच क्या यूज करेंगे? जो हम किसी भी एक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके, देन वी विल टॉक अबाउट, देन वी विल यूज विच. जैसे इस केस में हुआ है, माई सिस्टर डिड द पेंटिंग विच दे वर लुकिंग एट. यहाँ पे एक पर्टिकुलर पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरे सिस्टर ने बनाया है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर पेंटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग. ओके, अंडरस्टूड. तो इसीलिए हमारा आंसर डी होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आई विल बी हैप्पी इफ यू. इफ यू विल. इफ यू बाय मी एप्पल्स. वेरी गुड रुद्रानी. ए इज द राइट आंसर. हमेशा याद रखना, जब आप दो ऐसे इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हो which is going to happen in future and where if is involved, that means when you're talking about future conditional sentence. future conditional sentence में क्या होगा कि दो इवेंट्स होंगे जिसमें एक इवेंट के ऊपर दूसरा इवेंट डिपेंड करेगा. जैसे यहाँ पे क्या है कि एप्पल आप खरीद के दोगे या नहीं, इस पर डिपेंड करेगा कि मैं हैप्पी होंगी या नहीं. राइट, तो दो इवेंट्स ही फ्यूचर में होगा, बट देयर इज अ कंडीशन. तो जिस भी इवेंट में डिपेंड किया जाएगा, जैसे एप्पल खरीदने में डिपेंड किया जा रहा है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा. और जो इवेंट डिपेंड कर रहा है, जैसे मेरे हैप्पी होने का जो फीलिंग है वो डिपेंड कर रहा है, वो क्या होगा? सिंपल फ्यूचर में रहेगा. सो दिस इज द थंब रूल.
of the future conditional sentence that you need to understand and remember. ठीक है, चलो, सो ए विल बी द राइट आंसर। दोनों ही आप सिंपल फ्यूचर में नहीं डाल सकते। नेक्स्ट, दिस इज अ मैटर, देन आईड रादर नॉट टॉक अबाउट। सी होगा मोहन। दिस इज अ मैटर I would rather not talk about. D will be the right answer. I would. I'd मतलब क्या? I would का short form है ये, okay? I would और I'd rather not talk about. A नहीं होगा क्योंकि of which और about दोनों आ रहा है एक ही चीज के लिए, तब एक ही चीज के लिए दो दो preposition यूज नहीं कर सकते। Okay, either you can say this is a matter of which I'd rather not talk, or you can say this is a matter I would rather not talk about। ठीक है, बट यू कैन नॉट से ऑफ विच आईड रादर नॉट टॉक अबाउट। ओके, या फिर आप देन आई वुड रादर नॉट टॉक अबाउट, देन तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि देन हम कब यूज करते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, यहाँ पे तो कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं हम किसी के साथ। और आई रादर नॉट टॉक अबाउट भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि फिर नॉट किसके साथ हम यूज कर रहे हैं, वी से ना कैन नॉट, डू नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट, तो हमें तो कुछ यूज करना पड़ेगा इसके साथ, है ना, वी हैव टू यूज दैट मॉडल वर्ब। तो आई रादर नॉट नहीं यूज करेंगे हम, आई रादर नॉट, आई वुड रादर नॉट, और आई कुड रादर नॉट, और आई शुड रादर नॉट टॉक अबाउट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यू वोंट बी गिवन लीव। वेरी गुड, until you finish the work। ये तो आपको पता है, रूल पता है, तो मैं ये नहीं बोल रही कोई भी। सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वी नीड ऑनेस्ट वर्कर्स नॉट पीपल ऑफ। तो बेसिकली वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है ये ना, आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है। डाउटफुल, इंटेग्रिटी, वेरी गुड मोहन, बिल्कुल सही। इंटेग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी, तो जिसका डिसऑनेस्ट है, जो जिसका ऑनेस्टी अच्छा नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, डाउटफुल इंटेग्रिटी, जिसमें डाउट है ना, सो डाउटफुल इंटेग्रिटी। चलो नेक्स्ट, वी ऑट टू स्टैंड at what is right, on what is right, up what is right, for what is right। क्या होगा, वी ऑट टू स्टैंड ऑन व्हाट इज राइट, नहीं, स्टैंड ऑन का मतलब किसी चीज पे खड़े होना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टैंड का मतलब सिर्फ उठ के बैठ जाना नहीं है ना, या खड़े हो जाना नहीं है। यहाँ पे स्टैंड किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, वेरी गुड रुद्रानी, अगर हम किसी चीज के लिए सपोर्ट दिखाना चाहते हैं, सो वी विल से डी, वी ऑट टू स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। हम जो सही है उसके लिए खड़े होंगे, मतलब उसको सपोर्ट करेंगे, है ना, क्योंकि स्टैंड एट कुछ नहीं होता ना, वी कैन नॉट यूज स्टैंड एट व्हाट इज राइट, है ना, एट तो आएगा ही नहीं, ऐसे एट प्रेपोजिशन स्टैंड के साथ यूज ही नहीं होता, है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या बोलना चाह रहे हैं, जो सही है उसके साथ उसके लिए खड़े होंगे, तो फॉर होगा। ठीक है, स्टैंड फॉर, नॉट स्टैंड एट, स्टैंड ऑन, स्टैंड अप ऑल्सो। चलो नेक्स्ट, इट इज हाई टाइम दैट वी, तो हाई टाइम वाला रूल आपको यूज करना है ना, यू ऑल नो।
ओके, सो इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के साथ मैंने क्या कहा था आपको? इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के साथ हमें हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। तो कहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज हो रहा है? डी में। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। इट इज हाई टाइम दैट वी डिड समथिंग। ओके, वी विल नॉट से वुड डू समथिंग, डिड समथिंग, सिंपल पास्ट, वी नो दिस रूल। चलो नेक्स्ट, यू मस्ट कैरी। अगेन करेक्ट प्रेपोजिशन आपको यूज करना है। यू मस्ट कैरी, फास्ट फास्ट, वेरी इजी। कैरी आउट ऑन माई ऑर्डर्स, नहीं सिर्फ कैरी आउट होगा ना, कैरी आउट माई ऑर्डर्स होगा तो डी होगा। नो नो, नॉट कैरी ऑफ, you must carry out my orders. So when you carry out somebody's orders, that means you are following whatever orders have been given to you. Carry out करने का मतलब है follow करना, है ना, निभाना। Next, his brother never has and his brother never has and never, easy है। His brother never has and never is dependable. No, will be dependable. Very good, Mohan. So A hoga right answer. His brother never has and never will be dependable. चलो नेक्स्ट, डिपेंडेबल एडजेक्टिव है ना तो विल बी यूज करेंगे हम। नेक्स्ट, इट वाज द मदर ऑफ द गर्ल। बहुत इजी है। यस, आंसर इज ए, whose voice I had recognized. Very good, Mohan. Next question. The couple seemed to love. कपल है तो क्या होगा? The couple seemed to love. वेरी गुड, ईच अदर वेरी मच। कपल है, दोनों है तो ईच अदर, दोनों से ज्यादा होता तो हम क्या यूज करते? वन अनदर, राइट, तब डी होता आंसर। चलो नेक्स्ट, द वर्कर्स आर हेल बेंट। आपको करेक्ट प्रेपोजिशन चूज करना है। द वर्कर्स आर हेल बेंट डैश गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। हेल बेंट on getting, very good Rudrani, the workers are hell bent on getting what is due to them. So if you are hell bent on having something, getting something, doing something, or if you even do not use hell, you are bent on doing something, that means you are completely stubborn, adamant to get that, है ना, determined to get that. Chalo, next question. The old man felled some trees in the garden with, very good, with hardly any effort. Very good, Rudrani, with hardly any effort. B is the right answer. Next. But in all these cases, conversion from one scale to another is easy because scales, are well formulated. Very good, Mohan. B is the right answer because scales are well formulated. Next, there is, अच्छा ये अंजलि है क्या? सॉरी, इट वेंट आउट ऑफ माय माइंड। आप रीनेम नहीं करती अंजलि, प्लीज रीनेम कर लीजिए अपने नाम को।
है ना. आई टोल्ड यू आफ्टर यू ज्वाइन माई क्लास यू गो टू द पार्टिसिपेंट्स लिस्ट, क्लिक ऑन योर नेम एंड यस क्लिक ऑन योर नेम एंड यू विल सी रीनेम ऑप्शन. तो वहां पे आप रीनेम कर सकते हैं. आपके एक्चुअल अकाउंट में कोई फर्क नहीं होगा, वो नहीं चेंज होगा. आपके फादर का नाम है ना, वो सेम ही रहेगा. आप बस क्लास में अपना नाम चेंज कर सकते हैं. ओके, देयर इज नो ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट क्या है? इट्स अ, इज इट अ नाउन, इज इट एन एडजेक्टिव, व्हाट इज इट? ऑल्टरनेट एडजेक्टिव है ना, तो नो ऑल्टरनेट होगा. रुद्रानी होगा. ऑल्टरनेट इज एडजेक्टिव ना. होगा. देयर इज नो ऑल्टरनेट बोलते हैं हम. देर इज ऑल्टरनेशन. ऑल्टरनेशन बोल के कुछ नहीं होता, ठीक है. ऑल्टरनेटिव होता है. तो बी होगा राइट आंसर. देर इज ऑल्टरनेटिव, नो ऑल्टरनेटिव नहीं. ऑल्टरनेटिव है मतलब ऑप्शंस है. सो वी मस्ट लीव नाउ. इसलिए हमें जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए. देर इज ऑल्टरनेटिव, सो वी मस्ट लीव नाउ. अगर नो ऑल्टरनेटिव होता तो भी नो ही होता ऑल्टरनेटिव से पहले, बिकॉज ऑल्टरनेटिव इज नाउ. Alternation, there is nothing called alternation. There is no nothing called altering. Altering is verb plus ing. ये noun नहीं है. And alternate is an adjective. We know that. अच्छा, next. Can you arrange the car to be ready this evening? The answer will be option B. Okay, not D. Can you arrange for the car to be ready? ठीक है, यहाँ पे कार को तैयार होने के लिए आप बोल रहे हो, है ना. तो यू कैन अरेंज और कैन यू अरेंज फॉर द कार टू बी रेडी. यू कैन नॉट से कैन यू अरेंज द कार टू बी रेडी दिस इवनिंग. फॉर द कार टू बी रेडी दिस इवनिंग. ठीक है. चलो नेक्स्ट. एज ही स्पोक अबाउट हिज अचीवमेंट्स, हिज हाई क्लेम्स, बिग क्लेम्स. अच्छा, जब हम इंग्लिश में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े क्लेम्स के बारे में बात करते हैं, वी डोंट से बिग क्लेम्स और हाई क्लेम्स और बिग टॉक्स और हाई टॉक्स. वी से टॉल टॉक्स, टॉल क्लेम्स. ठीक है, लंबी, नॉट बड़ी इन इंग्लिश. तो आंसर बी होगा. ओके, सो टॉल क्लेम्स अम्यूज्ड अस, नॉट बिग क्लेम्स, नॉट हाई क्लेम्स. राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट इज रेनिंग हैवीली. ये इजी है. इट इज रेनिंग हैवीली. ऑल टुडे दिस वीक. टुडे कैसे हो सकता है? ऑल थ्रू दिस वीक. यस, पूरे हफ्ते ही बारिश हो रही है. ऑल थ्रू दिस वीक. ए इज द राइट आंसर. अंजलि इज राइट. नेक्स्ट. वन कैन लिव एंड वर्क इन अ टाउन विदाउट. वेरी केयरफुल, यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन. One can live and work in a town without. Without itself is a negative word. Very good, Rudrani. Without ever seeing. Very good, Anjali. The moon and stars across the sky. क्यों हम लोग seldom, hardly, never नहीं चूज करेंगे? क्योंकि एक ही साथ दो नेगेटिव वर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते. विदाउट इटसेल्फ नेगेटिव है, इसके साथ सेल्डम नहीं यूज कर सकते. सेल्डम इज नेगेटिव, हार्डली इज नेगेटिव, नेवर इज नेगेटिव. सो वी विल यूज समथिंग पॉजिटिव लाइक एवर सीइंग द मून. राइट. So C is the right answer. Next question. When he heard the rhetorical speech of the leader, he was carried. Again, guys, you have to prepare phrasal verbs. ठीक है, जैसे मैं देख पा रही हूँ आप लोग phrasal verbs को लेके बहुत ज्यादा वीक हो, है ना. तो phrasal verbs के लिस्ट मैंने प्रोवाइड किया है idioms and phrases के कोर्स में, आई मीन सेक्शन में. वहां जाओ, phrasal verbs को पढ़ो, क्योंकि idioms वगैरह यू कैन एटलीस्ट
यू कैन गेस बट फ्रेजल वर्ब्स यू कैन नॉट। तो मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग फ्रेजल वर्ब्स में उतने मतलब स्ट्रांग नहीं हो, है। तो फ्रेजल वर्ब्स पढ़ो। Okay, see, he was carried away by his enthusiasm, and you are absolutely right, Rudrani. अच्छा, carried aloft का मतलब क्या है? When you are carried up into the air. आप हवा में ऊपर उड़ जाते हो तो उसको हम कहेंगे carried aloft. Aloft मतलब ऊपर, ठीक है? Carried down मतलब when something is carried from above to below. ऊपर से नीचे अगर कोई चीज को आप कैरी करके लेकर आते हो, वी से कैरी डाउन। ओके, कैरीड अवे मतलब जो अभी आपने बोला, कैरीड अवे मतलब अगर आप कोई चीज देख के या सुन के या पढ़ के उस भावनाओं के साथ बह जाते हो, है ना, तो वी से कैरीड अवे। और कैरी ऑन का मतलब क्या है? अगर आप कोई चीज को कंटिन्यू करते हो, इफ यू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, वी से कैरी ऑन, है ना। हम कहते हैं कैरी ऑन विथ योर वर्ड, जो कर रहे हो वो करते रहो। चलो नेक्स्ट। नाउ आई मस्ट बेग। क्या होगा? नाउ आई मस्ट बेग योर लीव, नाउ आई मस्ट बेग ऑफ योर लीव, लीव ऑफ योर लीव, लीव ऑफ यू। बी नॉट श्योर, नाउ आई मस्ट बेग लीव ऑफ यू। अच्छा, इसका आंसर डी ही होगा। सो अंजलि हैज गिवन राइट आंसर बट नॉट श्योर। नाउ आई मस्ट बेग लीव ऑफ यू, इसका मतलब क्या है? इफ यू से आई मस्ट बेग लीव ऑफ यू, व्हाट डज इट मीन? एनी आइडिया? It means that you are asking for some permission. No, you are not saying कि मुझे छोड़ दो या चले जाओ यहाँ से, you leave me or let me leave you. No, it means that you are asking for permission. Okay, for example, you can say, I beg leave of you to let me eat my dinner. ठीक है, और ये हम बहुत फॉर्मली बोलते हैं। अगर हम किसी को बोलते कि क्षमा करो मुझे, या प्लीज मुझे परमिशन दीजिए कि मैं खाना खा लूं, तो आप ऐसे बोल सकते हो, आई मस्ट बेग लीव ऑफ यू टू हैव माई डिनर। इट्स वेरी 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 फॉर्मल वे ऑफ सेइंग दैट प्लीज गिव मी परमिशन टू डू समथिंग। ओके, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट। आफ्टर आई सेव्ड सम मनी आई, ये तो इजी है। ये आफ्टर आई सेव्ड सम मनी आई शैल गो अब्रॉड, ए इज द राइट आंसर, ए होगा बिल्कुल सही। रुद्रानी अंजलि बोथ राइट। नेक्स्ट, ओनली व्हेन यू लेफ्ट। ओनली व्हेन यू लेफ्ट आई स्लेप्ट, ए होगा राइट आंसर। डी होगा आई डिड स्लीप, इसका राइट आंसर बी होगा। ओके, ओनली व्हेन यू लेफ्ट डिड आई स्लीप। जब ओनली व्हेन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, ओके, देन या फिर कोई भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे एवर, नेवर, सेल्डम, हार्डली एंड सो ऑन, तब हम वर्ब का इन्वर्शन फॉर्म यूज करते हैं। वी यूज इन्वर्शन ऑफ वर्ब्स। ठीक है, अगर नहीं यूज हो रहा है सेकंड पार्ट में यूज होता है, यूजुअली फर्स्ट पार्ट में ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं यूज हुआ है। यहाँ पे इट वुड हैव बीन ओनली व्हेन डिड यू लीव आई स्लिप, ऐसे होता। पर अगर ये फर्स्ट पार्ट में नहीं यूज होता, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज इट इन द सेकेंड पार्ट। सो इसीलिए ओनली व्हेन यू लेफ्ट के बाद हमें यूज करना था डिड आई स्लीप। क्या होता है इन्वर्शन ऑफ वर्ब? इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और सब्जेक्ट के बाद बाकी जो वर्ब है
वो चाहे मेन वर्ब हो या V3 फॉर्म हो, वो यूज होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द नेम्स ऑफ द डिफॉल्टर्स हैव बीन, यहाँ पे आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब यूज करना है। सो वोकैबुलरी बेस्ड आप बोल सकते हो, क्वेश्चन है ये। क्या होगा? द नेम्स ऑफ द डिफॉल्टर्स हैव बीन। CD. Acha. Anjali is right. Answer will be C. Okay. Names of the defaulters have been struck off the register. Now, why? What is the meaning of it? एक बार देख लेते हैं. Cut out का मतलब है when something stops operating. For example, the power supply has been cut out. Okay. तो register से नाम निकालना, उसमें हम cut out नहीं यूज कर सकते. Struck out. Struck out means to be unsuccessful in something. Okay, strike out, to be unsuccessful in something. Struck off, जो कि strike off का past form है, it actually means if something is removed from a list. Now usually आपने लिस्ट में कुछ, मान लीजिए आपने ग्रोसरी शॉपिंग करने गए हो, ठीक है, वहां पे आपने एक लिस्ट प्रिपेयर किया कि ये मुझे खरीदना है। अब जो जो खरीद रहे, यू आर कटिंग इट आउट फ्रॉम द लिस्ट, राइट? हम इसको कट आउट कहते हैं स्पोकन इंग्लिश में। लेकिन हम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्ट्राइकिंग इट ऑफ द लिस्ट। तो अगर किसी का नाम या कोई भी चीज लिस्ट से आप काट रहे हो, तो यू यूजुअली स्ट्राइक इट ऑफ। ओके, और कट ऑफ का मतलब अगेन क्या है? टू स्पेसिफिकली स्टॉप द प्रोविजन और सप्लाई ऑफ समथिंग, स्पेशली पावर और वाटर। ठीक है, जैसे अगेन वही चीज है, द इलेक्ट्रिक सप्लाई हैज कट ऑफ द पावर। ओके, और द इंस्टीट्यूट हैज कट ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर। कट ऑफ का मतलब है अगेन कोई चीज को काट देना, रुकावट क्रिएट करना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। He would have devoured the whole lot of it. क्या होगा नेक्स्ट पार्ट? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पे डिपेंडेंट है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ यू नो द रूल, यू विल नो द आंसर। सी, डिवाउड मतलब खा लेना, ईट। क्या है वो रूल? पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का रूल क्या है? इफ प्लस हैड प्लस V3, सेकेंड पार्ट में क्या होगा? वुड या कुड हैव, या वुड या कुड नॉट हैव प्लस V3। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड पार्ट पहले आ गया है, वुड हैव डिवाउड। सो सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा? सी कैसे हो रहा है? एज इफ का मतलब है जैसे मान लो, है ना? अब पूरा सेंटेंस पढ़ो। अगर आप एज इफ यूज करते हो, शी वुड हैव डिवाउर्ड द होल ऑफ इट एज इफ शी हैड बीन हंग्री। मतलब क्या है कि जैसा लग रहा था वो बहुत हंग्री है, बहुत भूखा है, भूखी है, वो सारा खा लिया। नहीं, वेरी गुड मीत, आंसर इज डी। शी वुड हैव डिवाउर्ड द होल लॉट ऑफ इट हैड शी बीन हंग्री। अगर वो हंग्री होती, अगर वो भूखी होती, तो वो सारा खा लेती। ठीक है, कंडीशनल, एज इफ इज नॉट कंडीशनल। आप बोलोगे मैम इफ तो है ना, तो इफ है, लेकिन एज इफ का मतलब डिफरेंट है। इफ मतलब अगर, एज इफ मतलब इट इज प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग विच इज नॉट, है ना? तो इसीलिए आंसर डी होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। द टू थीव्स डिस्ट्रीब्यूटेड द लूट अमंगस्ट, कैसे होगा? दो है ना, तो क्या होगा? बिटवीन देमसेल्व्स होगा, ऑफ कोर्स। अमंगस्ट तो दो से ज्यादा लोगों में होता है ना, तो डी होगा राइट आंसर। द टू थीव्स डिस्ट्रीब्यूटेड द लूट बिटवीन देमसेल्व्स, राइट? So guys, with this we complete our first practice session of completion of sentence topic.
और कल हम लोग सेकंड सेशन में जाएंगे जहां पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस के लिए यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर रूल्स, तो ग्रामर रूल को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वोकैबुलरी का ऑफ कोर्स अच्छे से आपको पता है क्या मतलब है क्या नहीं, लेकिन जो मैंने कहा फ्रेजल वर्ब, यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। हमेशा क्या होता है, मैंने देखा है सारी चीजों के बारे में आइडिया होती है, फ्रेजल वर्ब्स में आप लोग डूबते हो, है ना। तो फ्रेजल वर्ब्स अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत जगह आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस में। इनफैक्ट जो सीडीएस एस्पिरेंट्स है उन्होंने देखा होगा लास्ट पेपर में फ्रेजल वर्ब के नाम से ही एक अलग सा सेक्शन दिया गया था जिसमें फ्रेजल वर्ब रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स आया था। सो इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स, या कौन से वर्ड के साथ क्या प्रेपोजिशन जुड़ने से क्या मतलब होता है, देन यू विल फेस प्रॉब्लम, है ना। उसके लिए आपको रिमेमोराइज करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर शॉर्टकट वे टू रिमेम्बर। तो एक बार फ्रेजल वर्ब्स पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स का लिस्ट आई रिपीट आपके कोर्स में मैंने प्रोवाइड किया है इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेक्शन में। सो गो देयर, डाउनलोड द स्टडी मैट्स एंड स्टार्ट मेमोराइजिंग। ठीक है, प्रोस्क्राइब का मतलब क्या है? अंजलि, गूगल सर्च कीजिए ना, आपके पास मोबाइल नहीं है? नाउअडेज नोबडी सीज डिक्शनरी, ठीक है, गूगल में सर्च कर लेते हैं। प्रोस्क्राइब का मतलब है बैन लग जाना, कोई चीज को फॉरबिड करना, ठीक है। स्पेशली अगर लॉ से वो फॉरबिड होता है, मना किया जाता है, मतलब वही सेम लीगल बैन ऑन समथिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोस्क्राइब। ठीक है, क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? देखो, जब भी आपको कोई भी वर्ड को लेके डाउट है कि इसका मतलब क्या है, डोंट बी इन दैट ब्लिसफुल वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस कि मैम को पूछेंगे हमें नहीं पता। वी ऑल हैव फोन्स, वी ऑल हैव सिस्टम्स, लैपटॉप्स, राइट? सर्च इन द गूगल, ठीक है, सर्च इन द गूगल, you will understand, and write it down that this is the synonym, this is the antonym, make a sentence which will be related to your personal experience. Understood? अच्छा, any other question? ठीक है, फिर कल हम मिलेंगे, राइट? 4:30 we will practice more questions from this topic. Till then, please practice, please go through the grammar rules and phrasal verbs without failure. Okay, bye everybody, take care, jai hind.